नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्दी इंडिया। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हेल्दी इंडिया में आज बात करेंगे हम अस्थमा यानी कि दमा रोग की। साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से जो शारीरिक व्यायाम है वो हम इसके उपचार के लिए कर सकते हैं, और शारीरिक व्यायाम के महत्व को भी आज हम समझेंगे। आम भाषा में समझें तो सांस लेने में परेशानी होना दमा रोग का स्वाभाविक लक्षण है। अस्थमा दुनिया भर में सभी उम्र, लिंग और नस्ल के लोगों को प्रभावित करता है। इसके लिए व्यापक ज्ञान और सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता है। हर साल 300 मिलियन से ज्यादा लोग अस्थमा से प्रभावित होते हैं, और हमारे देश में अस्थमा रोगियों की जो अनुमानित संख्या है वो लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा है। और इससे भी बुरी बात यह है कि समय पर इलाज ना मिलने और सही इलाज ना मिलने के कारण दमा रोग जानलेवा भी बन सकता है। इसका अक्सर गलत निदान किया जाता है, यानी कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि अस्थमा का जो उपचार है उसकी प्रक्रिया क्या है या वो सही तरीके से कैसे लिया जाए। इसकी शुरुआती पहचान क्या है, जिसके लिए जागरूकता को बढ़ाना बहुत जरूरी है। और हेल्दी इंडिया के जरिए हम यही कोशिश भी कर रहे हैं जिससे कि जीवन को बचाया जा सके। वर्तमान समय में यह बीमारी खतरनाक दर से फैल रही है, और जब तक दुनिया भर में सहयोग और जन जागरूकता नहीं होगी तब तक यह संख्या बढ़ती रहेगी। और इसीलिए पूरी दुनिया में विश्व अस्थमा दिवस भी मनाया जाता है। हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को यह दिन मनाया जाता है, और इस बार 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाएगा। आज इसी विषय पर बात करेंगे, और बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील एम रहेजा, आप फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज से हैं, साथ ही वरिष्ठ चिकित्सक है जीबी पंत अस्पताल दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत रहेजा साहब आपका। साथ ही इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रोहित कुमार, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पल्मोनरी मेडिसिन विभाग, क्रिटिकल केयर मेडिसिन एवं स्लीप डिसऑर्डर्स सफदरजंग हॉस्पिटल से। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। चर्चा की शुरुआत में डॉक्टर रहेजा आप ही से करना चाहूंगा। शुरुआती नोट में बहुत व्यापक तरीके से हमने समझाने की कोशिश की कि अस्थमा क्या है, लेकिन फिर भी एक चिकित्सक होने के नाते अस्थमा के जो लक्षण है उसको आप कैसे समझा सकते हैं? अस्थमा एक क्रॉनिक इंफ्लेमेटरी डिसीज है जिसके अंदर कि हमारे जो रेस्पिरेटरी पैसेज हैं लंग्स की, जो उसके अंदर सूजन आ जाती है, उसके जो मसल्स हैं उसमें कंस्ट्रिक्शन होती है, म्यूकस का सिक्रीशन ज़्यादा होता है। तो ये सारी जब चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो व्यक्ति को एकदम सांस लेने में बहुत अधिक तकलीफ होने लगती है। वीजिंग की साउंड, जिसको कहते हैं विस्लिंग साउंड, आने लगती है। और ये बेसिकली अस्थमा एक एलर्जिक कंडीशन है, जिसमें कि हम कहते हैं कि अस्थमा इज लाइक ए लोडेड गन, कि उस व्यक्ति में ऑलरेडी उस एलर्जन से, पर्टिकुलरली उस चीज से उसको एलर्जी है, और जैसे वो व्यक्ति उसके संपर्क में आता है सांस के जरिए तो उसको ये ट्रिगर कर जाता है। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि बीच में व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, लेकिन जैसे ही वो एलर्जन मिलेगा, एलर्जन क्या है बेसिकली, इट इज बिटवीन होस्ट, एनवायरमेंट एंड जेनेटिक्स। उस व्यक्ति के अंदर जेनेटिकली वो प्रोन है एलर्जी उस पर्टिकुलर एलर्जन से, और जैसे ही वो उसके संपर्क में आएगा सांस के जरिए तो एकदम जो सांस की नलियां वो सिकुड़ जाएंगी, उसमें सूजन हो जाएगी, म्यूकस का सिक्रीशन निकलेगा, और आप समझ सकते हैं कि इसके साथ व्यक्ति का जो सांस घुटने लगेगा, जिससे वो बताता है कि मेरे को सांस नहीं आ रहा, तेज तेज सांस लेगा। फिर धीरे धीरे जैसे इसकी अलग अलग स्टेजेस हैं, आखिरी वाली स्टेज में ओमिनस अस्थमा कहते हैं, जिसमें कि सांस बिल्कुल नाक के बराबर आता है, एयर एंट्री कम हो जाती है। तो ये सारी स्टेजेस के थ्रू व्यक्ति जाता है, और ये डायनामिक है। जैसे आपने उस एलर्जन से उस व्यक्ति को अलग कर दिया, वो इंप्रूव कर जाएगा। और जरूरी है कि एलर्जेंस का हमें पहचानना जरूरी है। जैसे आजकल के मौसम के अंदर पॉलन, डस्ट, पॉलन बहुत इंपॉर्टेंट एलर्जन है, डस्ट है, माइट्स है, स्मोक है, पॉल्यूशन है। इसके अलावा आपको किसी परफ्यूम से, किसी केमिकल से या किसी पेंट, उससे भी अटैक हो सकता है। इवन अगरबत्ती के धुएं से आपको अस्थमा का अटैक ट्रिगर हो सकता है, कॉकरोच, माइट्स। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं, खाने पीने की चीजें हैं, जैसे कि सल्फाइड्स होते हैं बादाम के, जिसके ऊपर कोटिंग करते हैं हम, शेलफिश जी, और आपका मशरूम, इन किसी भी चीज से व्यक्ति को, मतलब ये समझे कि जो अलग आपको अलग, ये समझना कि कौन सा एलर्जन है जिससे कि आपको अटैक पड़ता है। लेकिन जो अस्थमा के जो रोगी हैं, जैसा कि उदाहरण बहुत विस्तार में डॉक्टर रहेजा ने दिए, मैं समझना चाहूंगा डॉक्टर रोहित की अलग अलग जो अस्थमा के जो पीड़ित हैं, क्या उनको अलग अलग एलर्जी की वजह से ये बीमारी पकड़ती है, ऐसा समझा जाए? तो ऐसा नहीं है कि
एक ही ट्रिगर हर किसी पे काम करेगा। वही। कभी के लिए कुछ ट्रिगर्स होते हैं, कुछ ट्रिगर्स कईयों में कॉमन होते हैं। Okay. जैसे कई बारी जब मौसम बदलता है तो आपने देखा होगा कि सर्दी के मौसम में कई अस्थमा पेशेंट्स को दिक्कत आ जाती है, तो उन कई मरीजों के लिए एक कॉमन ट्रिगर हो सकता है, बट जरूरी नहीं कि हर एक ट्रिगर हर इंसान पे काम करे। ठीक है। तो हर किसी के लिए एक अलग ट्रिगर हो सकता है। किसी के लिए धूल से दिक्कत हो सकती है, तो उसके जब सांस की नली में वो धूल जाएगी, उसकी सांस की जैसे सर ने बताया अभी आपको, सांस की नली थोड़ी सी सुगड़ती है, ऐसी आवाज आने लगती है, इसको हम वीजिंग कहते हैं। जब आपको वीजिंग सुनाई दे, ये एक बहुत क्लियर साइन होता है कि सांस की नली थोड़ी सिकुड़ रही है, उससे हवा को पास करते हुए थोड़ी दिक्कत आ रही है, और ये एक अस्थमा का बहुत क्लियर लक्षण होता है। तो मरीजों से हमें ये पूछना पड़ता है कि आपको वीजिंग कब हुई। एक एग्जाम्पल दूंगा, एक होता है ऑक्यूपेशनल अस्थमा। उसको जो बंदा होता है वो जिस ऑफिस में काम कर रहा है, वहां पे ऑफिस में कुछ ऐसा ट्रिगर हो सकता है, तो मंडे टू फ्राइडे वो बताएगा कि जी जाता हूँ तो ऐसी आवाज आती है, सैटरडे संडे घर पे होता हूँ मैं ठीक हो जाता हूँ। तो वो एक लक्षण है जिससे हमें पता चल जाता है कि शायद ऑफिस में कुछ हो जिससे ये हो रहा हो। और अक्सर हम ये देखते हैं कि जो अलग अलग उम्र के जो लोग हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो जवान हो या फिर बुजुर्ग हो, ये अस्थमा एक ऐसी बीमारी वो किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को वो जकड़ सकती है। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। यूजुअली हम पहले ये सोचते थे कि अस्थमा सिर्फ बच्चों की बीमारी है, फिर बड़े में नहीं होती है, बट देयर इज अ कंडीशन लेट ऑनसेट अस्थमा। 50-60 साल की उम्र में भी अस्थमा की शुरुआत हो सकती है। Okay. तो पहले हम सोचते थे कि नहीं ये तो शायद सीओपीडी है, ये अस्थमा नहीं है, बट देयर इज लेट ऑनसेट अस्थमा जो आपको देखने को मिलता है। ओके डॉक्टर रहेजा, क्या अंतर है? मतलब हम हार्ट जो डिसीज वाले जो पेशेंट रहते हैं उनको भी देखते हैं, वो सांस लेने में परेशानी होती है, जो फेफड़े से संबंधित बीमारियां होती हैं उनको भी सांस लेने में परेशानी होती है, अस्थमा में भी सांस लेने में परेशानी होती है, तो सीओपीडी और अस्थमा में क्या डिफरेंस है? देखिए, अस्थमा एक एलर्जिक कंडीशन है जो कि जैसे हमने बताया कि किसी पर्टिकुलर एलर्जन से, जैसे डॉक्टर रोहित ने बताया कि पर्टिकुलरली किसी खास उससे होगा, और व्यक्ति बता देगा कि डॉक्टर साहब जैसे ही मैं अगरबत्ती के धुएं के पास गई मुझे सांस फूलना शुरू हो गया, या बताएगा जैसे घर में पेंट हुआ, सफेदी हुई, मेरे को अस्थमा का अटैक आ गया। तो ये व्यक्ति को मालूम पड़ जाता है धीरे धीरे क्या क्या ट्रिगर्स हैं। ठीक है। जो कि सीओपीडी है वो एक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है जो कि लेट ऑनसेट होती है। ज्यादातर ये क्रॉनिक स्मोकर्स में होती है, या ऐसे व्यक्ति में जो कि काफी समय तक धुएं में, मिट्टी में, पॉल्यूशन में रहते हैं, या कुछ एक ऑक्यूपेशनल ऐसी जगह जहां पे क्रॉनिक ये चीजें हैं उनमें पाई जाती है। सीओपीडी में व्यक्ति उसमें ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एम्फाइसीमा हो सकता है, पिंक पफर्स, ब्लू ब्लॉटर्स। अगर ब्रोंकाइटिस है तो सुबह सुबह बलगम ज्यादा आएगा, और अगर एम्फाइसीमा है तो बैरल शेप लंबी चेस्ट हो जाएगी। और जो सीओपीडी के अंदर हम देखते हैं कि अस्थमा में जैसे ही अटैक आता है हम स्पायरोमेट्री नॉर्मली एडवाइज करते हैं पेशेंट को, और जैसे ही हम उसको ब्रोंकोडायलेटर देंगे बीटा 2 एगोनिस्ट, वो एकदम रिवर्सिबिलिटी दिखाता है उसके अंदर, जबकि सीओपीडी में ऐसा नहीं पाया जाता अक्सर। और एक पर्टिकुलर हिस्ट्री है, और इसी प्रकार कई बार पेशेंट रात को बताते हैं जी मैं एकदम मेरा सांस फूलना शुरू हो गया, एकदम छाती में घबराहट हो गई, पसीने आ गए, तो ये कार्डियक साइन भी हो सकते हैं। तो हमें ये भी समझना है कि एक देयर इज समथिंग कॉल्ड कार्डियक अस्थमा, और देयर इज अनदर एंटिटी व्हिच इज कॉल्ड एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, जो कि व्यक्ति ने जैसे ही एक्सरसाइज शुरू करी एकदम सांस फूलना शुरू हो गया, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे इंप्रूव कर जाता है जैसे जैसे केमिकल रिलीज होते हैं। और जैसे डॉक्टर रोहित ने बताया कि एक अस्थमा के अंदर ये कंडीशन भी है कि भाई आप ठंडी हवा में गए, जैसे एकदम ठंड में गए, एकदम सांस फूलना शुरू हो गया, कोल्ड ड्राई एयर इज अनदर ट्रिगर। सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज किससे आपको अस्थमा हो रहा है, किससे आपका एकदम ये ट्रिगर करता है, आप उससे बच के रहिए। और यदि ऐसी स्टेज में कभी आपको अटैक आता भी है, सबसे जरूरी बात है कि आप उस ट्रिगर से दूर चले जाएं, या उस ट्रिगर को वहां से हटा दें, और तुरंत ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी लें। उसके अंदर हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, रिलीवर्स हैं और कंट्रोलर्स हैं। वो तरीके क्या है, हमें डूज एंड उसका डोंट्स ट्रीटमेंट तुरंत करना है। टाइम इज लाइफ। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर भी चर्चा संक्षिप्त में करेंगे। लेकिन डॉक्टर रोहित, क्या अस्थमा के प्रकार भी होते हैं क्या? मतलब ये अलग अलग प्रकार का भी होता है क्या? हाँ, तो अस्थमा के आप देखेंगे तो अगर आप उसकी डेफिनेशन कहो तो इट इज अ हेट्रोजेनस डिसऑर्डर। हेट्रोजेनस डिसऑर्डर मतलब कई तरीके हैं, कई तरीके से सूजन हो रही है, बट अल्टीमेटली अस्थमा में जब हम डिफाइन करते हैं कि वो सांस की नली में सूजन है, तो उस सूजन की वजह से ये दिक्कत आती है, एंड वो सूजन वेरिएबल होती है। आपको सुबह शाम में एक वेरिएबिलिटी दिखेगी, आपको वीकडेज वीकेंड में वेरिएबिलिटी दिखेगी, आपको महीनों में वेरिएबिलिटी दिखेगी, मौसम में वेरिएबिलिटी दिखेगी। तो ये वेरिएबिलिटी आती है क्योंकि सांस की नली में सूजन है, बट ये सूजन के कारण अनेक हो सकते हैं।
देयर कैन बी इयोसिनोफिलिक एस्थमा, एक इयोसिनोफिल होता है जिस इज इयोसिनोफिलिक ड्रिवन, एक नॉन इयोसिनोफिलिक ड्रिवन, न्यूट्रोफिलिक ड्रिवन, TH1 TH2। मैं बहुत टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाना चाहता, बट आप जो डॉक्टर्स होते हैं, जब हमारे पास एस्थमा का मरीज आता है, हमारा काम ये होता है कि इनको एस्थमा है या नहीं इसकी पुष्टि करनी है। एंड जैसे सर ने आपको अभी बताया, एक PFT की जांच से बड़ा क्लियर हो जाता है कि एस्थमा, सांस की नली में सूजन है या नहीं। ठीक है। एक बारी वो हो जाए, उसके बाद हमें कुछ जांचें और करनी होती है जिससे हमें पता चल जाता है किस प्रकार का एस्थमा है और इसमें कौन सी दवाई ज्यादा अच्छा काम करेगी। ठीक है डॉक्टर रहेजा, हम अक्सर ये देखते हैं कि जो अस्थमा के जो रोगी होते हैं, कई तरह के भ्रम उनमें होते हैं। सबसे पहला तो ये कि क्या अस्थमा जीवन भर रहने वाली बीमारी है, मतलब ये लाइलाज है, सिर्फ इसे नियंत्रण कर सकते हैं, इसको खत्म नहीं कर सकते हैं? ये जो भ्रम है, मैं चाहूंगा कि इसको आप तोड़ें। सबसे जरूरी है कि यदि आपको अस्थमा है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े एथलीट जैसे कि PT उषा हुई, उनको एस्थमेटिक नहीं है, वो वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने अपने आप को की। तो आपको ये नहीं सोचना कि अस्थमा हो गया तो इट इज एंड ऑफ लाइफ और समथिंग लाइक दैट। अस्थमा के लिए जैसे मैंने बताया कि बहुत ही कारगर दवाई हैं जिसके जरिए हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें कि और आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। अगर आपको मालूम है कि भाई मेरे को इससे ट्रिगर होता है तो उस ट्रिगर से आप दूर रहिए। अगर घर में धुआं है तो जरा ऐसा करिए कि खिड़कियां खोल दीजिए, उस व्यक्ति को थोड़ा दूर रखिए, क्योंकि इंडिया में ये भी एक बड़ा कॉमन काज है। क्योंकि भारत के अंदर क्या है कि 68% पॉपुलेशन जो है गांव में रहती है, और गांव में आपने देखा होगा कि वो फॉसिल फ्यूल या लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपकी किचन बंद है, वेंटिलेटेड नहीं है, तो पूरे घर में धुआं हो जाता है। तो छोटी छोटी चीजों का आपने ध्यान रखना है, ट्रिगर से बचाव करना है। आजकल एयर पोल्यूशन, जो पर्टिकुलर व्हीकुलर ट्रैफिक है, पीक आवर्स में ट्रेवल करने से बचना चाहिए ऐसे मरीजों को। AC चला के रखें गाड़ी का अगर जाना भी है, और खिड़कियां बंद रखें। तो आप इसका ध्यान रखिए। एक अच्छे फिजिशियन या रेस्पिरेटरी एक्सपर्ट के जरिए आप अपना साइंटिफिक तरीके से इलाज कराइए, जिसमें मैंने बताया कि इनहेलर इज द बेस्ट मोड ऑफ थेरेपी। आपको समझना है, इसके अंदर MDI जो आते हैं इनहेलर बहुत ही कारगर है। उसमें हमारे कंट्रोलर्स हैं, लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट विद स्टेरॉइड्स है, जो कि आपकी सांस की नली में सूजन कम करता है, उसको खुला रखता है, एक्सक्रीशंस को कम करता है, एंटी एलर्जेंस हैं। और दूसरा रिलीवर्स, अगर एकदम आपको अटैक पड़ गया तो शॉर्ट एक्टिंग दवाइयां भी हैं जिसके जरिए आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेबुलाइजर हैं, उसके अलावा और भी हर टाइप का इसमें एडवांसमेंट इतना ज्यादा हो चुका है कि आप एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अस्थमा के मरीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और हाँ जी, जड़ से क्या खत्म हो सकती है बीमारी? ऐसा कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन आई विल लाइक टू कन्वे कि ए पर्सन ऑफ अस्थमा who is asthmatic can lead a normal life if he is under proper treatment, proper care, not to worry at all, क्योंकि स्ट्रेस इंड्यूस भी अस्थमा भी हो जाता है, तो आपको इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। ठीक है डॉक्टर रोहित, कई बार हम ये देखते हैं कि जो तरीके हैं उपचार के, खासतौर से अस्थमा जैसी बीमारी के, सांस संबंधित बीमारी के, वो लोगों को सही तरीका नहीं आता है कि उसको लिया कैसे जाए। ये मैं डॉक्टर रहेजा से भी पूछूंगा, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो उपचार है वो क्या है और उनका सही तरीका क्या है अस्थमा जैसे रोग के लिए? तो उपचार में ना, जैसे आपको अभी सर ने थोड़ा बताया भी है, देयर आर 2 इनहेलर्स। एक आपको बीमारी समझनी पड़ेगी। बीमारी क्या है? सांस की नली में सूजन है, वो हमेशा रहती है, थोड़ी थोड़ी सूजन हमेशा रहती है। जब ट्रिगर आता है वो बढ़ जाती है, जब बढ़ जाती है मसल्स कंस्ट्रिक्ट करते हैं, फिर हो आता है। तो हमारे पास 2 तरीके के हैं। एक तो कंट्रोलर कि हमें सूजन को ही कम कर दे, दूसरा रिलीवर, जब बढ़ जाए तो हम एक रिलीवर दे और उसको शांत कर दे, सांस की नली की सूजन कराए उसको बिल्कुल कम कर दे। तो ये जैसा आपने पूछा कि क्या पूरी तरह ठीक हो जाता है, कभी कभी ये देखा गया है कि मरीज को शायद लक्षण ना हो, बट फिर भी अगर आप उनकी सांस की नली का एनालिसिस करेंगे तो फिर भी सूजन होती है। तो हो क्या कि ऐसा आदमी अगर बाहर जाएगा वो सोचेगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो शायद अपना इनहेलर भी बंद कर दे, ये दिक्कत है, वो अपना इनहेलर बंद कर दे, बाहर चला जाए और उसको हल्का सा भी ट्रिगर लगेगा, उसको सीवियर अटैक पड़ सकता है, ये खतरनाक होता है। तो हमारी ये जो हम मैनेजमेंट करते हैं, हम उसमें क्या ट्राई करते हैं कि हम कंटिन्यूअसली कंट्रोलर थेरेपी दें, और कंट्रोलर थेरेपी से हम उसकी सूजन कम कर देंगे। तो अगर वो बाहर जाएगा, शायद वो ठंडी के कांटेक्ट में भी आया, उसको अटैक नहीं पड़ेगा, उसको दिक्कत नहीं होगी। और मान लीजिए अगर फिर भी दिक्कत हो तो एक रिलीवर दे देते हैं। तो शीट एंकर ऑफ थेरेपी, इन 2 चीजों से हम मैनेज कर लेते हैं। अब एक और चीज मैं अभी क्लियर करना चाहूंगा आपके दर्शकों के लिए, कि अगर आप इनहेलर ले रहे हो आपको साइड इफेक्ट्स नहीं होते। इस तरीके का सबसे बड़ा फायदा क्या है, हम बच्चों को भी लाइफ लॉन्ग इनहेलर्स दे सकते हैं, कोई नुकसान साइड इफेक्ट नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि ये डायरेक्ट सांस की नली में जा रहा है। ये गोली नहीं है जो पेट में जाएगी, अब्जॉर्ब होगी, ब्लड स्ट्रीम से पूरे बालों से लेके पैरों तक जाएगी। ठीक है, फिर असर करेगी, ऐसा कुछ नहीं। ये डायरेक्ट सांस की नली में जाके असर करेगी। और ये तत्काल उपचार है इसका? इमीडिएट एक्टिंग, एंड आप माइक्रोग्राम डोजेस में देते हो। आप समझ रहे हो, 1 मिलीग्राम की टैबलेट माइक्रोग्राम में आप देते हो, सांस की नली में जाते हो, और अगर वो उसको लेके कुल्ला कर ले तो कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर रहेजा, अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो कि पूरी तरीके से हमारी जो शारीरिक गतिविधि है उससे जुड़ी हुई है। मैं समझना चाहूंगा कि जो अस्थमा के रोगी हैं, जो दमा से पीड़ित रोगी हैं, उनको क्या नहीं करना चाहिए फिजिकली? क्योंकि हम ये देखते हैं कि आपने सीढ़ियां चढ़ ली, या फिर यदि आप पानी में तैर लिए, स्विमिंग आपने कर ली, या फिर कोई ऐसी एक्सरसाइज कर ली जिससे कि आपको अस्थमा का अटैक ज्यादा बढ़ गया, सांस लेने में परेशानी बढ़ गई, तो फिर वो परेशानी का कारण बनती है। सबसे जरूरी बात है कि अस्थमा के मरीजों को जो भी उनको एक्सरसाइज पसंद है, जैसा बता रहे हैं, स्विमिंग करना पसंद करते हैं, साइकिलिंग करना पसंद करते हैं, योगा करना पसंद करते हैं, डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम, ओम विलोम, योगा मैं खुद भी करता हूं जी, बिकॉज उसमें आप एक डीप इनहेलेशन ले रहे हैं, तो आप इसको कंटिन्यू करिए। दिस विल ओनली इंप्रूव योर कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो ट्रिगर है, एलर्जन है, उससे अपने आप को बचा के रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, जैसे मैंने बताया कि एस्थमेटिक पेशेंट इज लाइक ए लोडेड गन, सिर्फ उसको एक ट्रिगर की जरूरत है, और ट्रिगर क्या है? एलर्जन है। बॉडी के अंदर ऑलरेडी जेनेटिकली वो बंदा प्रोन है उस एलर्जी के लिए, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी उसको ट्रिगर है उससे बच के रहें। यदि मैंने बहुत से पेशेंट देखे जिनको जो मेट्रो हाईली पॉल्यूटेड सिटीज हैं वहां पे उनको अस्थमा के अटैक रिपीटेडली पड़ रहे हैं, जैसे ही वो किसी खुले स्थान पे गए जहां पे ग्रीनरी है, ऑक्सीजन लेवल, हवा फ्रेश है, बिल्कुल ठीक हो गए। वो कहते हैं सर हमें तो 2-3 महीने से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरे अपने ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जिन्होंने मुझे ये फीडबैक दिया। तो आपको ये देखना है कि आप उस एलर्जन से दूर रहें या उस एलर्जन को अपने से दूर कर दें। और जो भी डॉक्टर्स ने दवाई दी है, एंटी एलर्जिक्स, म्यूकोलिटिक एजेंट्स, या जैसे डॉक्टर रोहित ने बताया कि रिलीवर्स एंड कंट्रोलर्स दिए हुए हैं आपको, उसमें आपके इनहेलर्स आते हैं, पाउडर फॉर्म में भी आजकल आ गए हैं, बड़े अच्छे टाइप से, जिसमें कि पेशेंट को लेने में आसानी रहती है। तो आपको उसको रेगुलर लेना है। एस्थमा की हम कहते हैं एस्थमा मैनेजमेंट थेरेपी, क्योंकि ये मल्टी प्रोंग थेरेपी है। जैसे ही आपने इनहेलर लिया, उसमें माइक्रोग्राम्स में, हालांकि बीटा 2 एगोनिस्ट की दवाई है, थोड़ा सा स्टेरॉइड भी है, तो यदि आप उसके बाद थोड़ा सा गार्गल्स और स्टीम करते हैं तो आपको साइड इफेक्ट्स, होर्सनेस ऑफ वॉइस और फंगल इन्फेक्शंस नहीं होगा। तो आपको ये देखना है कि आप अपना कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन इंप्रूव करते रहें, खाने पीने का ध्यान रखें, इम्यूनिटी लेवल को अच्छा रखें, क्योंकि ये भी देखा गया कि अगर आपको रिपीटेडली वायरल इन्फेक्शन होता है, रेस्पिरेटरी सिंस्टिशियल वायरस या कोरोना वायरस या सीजनल इन्फ्लुएंजा वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो भी अस्थमा के अटैक होने के चांसेस या सीओपीडी में प्रॉब्लम पेशेंट की बढ़ जाती है। ठीक है डॉक्टर रोहित, जो सवाल मेरा डॉक्टर रहेजा से था वही सवाल आपसे दोबारा फिर पूछ रहा हूं मैं। जो अस्थमा से पीड़ित रोगी होते हैं वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस ना करें जिससे कि उनको परेशानी ना हो? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा और मरीज को भी ये समझना पड़ता है कि उसका अस्थमा किस लेवल ऑफ कंट्रोल पे है। मान लीजिए अगर अस्थमा पूरी तरह कंट्रोल्ड है तो हम ये मानते हैं कि वो उसकी सांस की नली की सूजन जो थी, जो अंडरलाइंग सूजन थी, वो चली गई है, विच मीन्स पेशेंट इज लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ। तो आपने देख भी रखा है, एथलीट्स होते हैं, एंड्योरेंस एथलीट्स जो इतना एक्सरसाइज करते हैं, उनको भी अस्थमा होता है। पीटी उषा का उदाहरण अभी डॉक्टर रहेजा ने दिया, बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जाम्पल था जी। एंड सर ने बिल्कुल ठीक बात कही कि जी उनका अस्थमा है लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ क्या, वो तो हमसे भी अच्छी एक्सरसाइज कर लेते। तो आई वुड नॉट से कि हर अस्थमा, आपको ये समझना पड़ेगा अगर अस्थमा कंट्रोल है आप कुछ भी नॉर्मल कर सकते हो। बट दिस इज द प्रॉब्लम, अगर आपका अस्थमा कंट्रोल नहीं है, अगर आपकी सूजन थोड़ी सी भी रह गई, आप हल्का सा एक्सरसाइज करोगे तो वो बढ़ सकती है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप अपना, दैट इज व्हाई आई कीप टेलिंग माय पेशेंट्स, मैं अपने हर मरीज को ये बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप इनहेलर लेते रहो, आप एक नॉर्मल लाइफ। तो जो इनहेलर का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वो उन्हें हमेशा अपने साथ में रखना चाहिए ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आप उसको ले लें? बिल्कुल, आई वाज कमिंग टू दैट कि आप अपने इनहेलर्स लो, मेंटेनेंस इनहेलर से आपकी सूजन नहीं रहेगी, रिलीवर लीजिए। आप जॉगिंग करना जाना चाहते हैं, आप जाओ, आपको जॉगिंग करने पे सांस फूले, इनहेलर लो, 5 मिनट बैठ जाओ, एंड फिर जॉगिंग नहीं थोड़ा सा, तो आपको अपनी खुद की अपनी लिमिटेशंस जाननी पड़ेगी। आपकी बॉडी की, आप लंग्स की लिमिटेशन और अपनी बॉडी की लिमिटेशंस के अंदर ही आपको वर्क करना है। बट आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपका स्टैमिना अच्छा रहेगा।
अच्छा। आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। तो वो हमें प्लीज मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपनी एक्टिविटीज रोक दोगे ना तो आपका अस्थमा कंट्रोल में भी होगा। अगर आप एक्सरसाइज ही नहीं करोगे तो आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन कम हो गया। तो आपकी जो आपकी कमी आपको लग रही है वो शायद आपके दमे की वजह से नहीं, आपकी बॉडी की कमी की वजह से। ठीक है डॉक्टर रहीजा, दूसरी बात ये भी है, यदि आप एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं तो हम कुछ एक पेशेंट में जिनमें कि हम कहते हैं कि एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा हो रहा है, तो उनको कहते हैं कि भैया एक्सरसाइज से पहले आप 10-15 मिनट पहले अपना इनहेलर ले लीजिए एंड देन यू गो एंड प्ले योर मैच। अब जाके मेरे कई पेशेंट है जो फुटबॉल मैच खेलते हैं, उनको मैं बताता हूँ कि भाई मैच से सर मैं मैच खेल सकता हूँ, दे आर सो एप्रीहेंसिव। आई सेड यू कैन डेफिनेटली प्ले, why you cannot play? You are young, 22-year-old guy, strong, tough. Take your inhaler before the match and go and play. What is the problem? And even we have seen, if the patient is exercising from the rest, you might have some breathing difficulty in the beginning. Dr. Rohit will agree, but ultimately the body releases catecholamines and other exercise-induced hormones, which will take over, and the person is again back to square and is running, doing all sort of exercise as a normal individual. So what I want to convey is, most important is be rational, be scientific, have your treatment under the guidance of a qualified physician or respiratory physician, and don't panic at all. Take regular good diet, lead a normal life, do exercise, whatever you are doing, but important is you should ensure that you don't smoke. Because tobacco use and smoking is very, very important cause of asthma. Dr. Rohit will agree. Even a passive smoker, like if in a family one person is asthmatic, if somebody is smoking, even asthmatic patient will be affected with that. That is called passive smoking. True. Or even if somebody is smoking in the family in the drawing room and he leaves the room, the person who comes later on, the smoke will remain suspended in the air and it can be affected. And there is a third degree smoke. Even after few hours, that smoke particles will settle on the sofa, curtains and other issues. So even the children in the family, those who are playing on that sofa and kids, they try to put their nose in sofa and all that sort of, even they will be affected. So my personal suggestion is, please do not smoke inside the house, inside the closed premises. Best important thing is not to use tobacco in any form. Hookah, BD, because there are different form of things. So many people say, you tell one patient, please do not have cigarette, so he starts smoking BD, then he starts smoking hookah. So any form of smoking, any form of tobacco is not good for you, please. So give up tobacco use. बिल्कुल, देखिए अस्थमा के जो रोगी हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो तंबाकू और जो सिगरेट है उसका सेवन बिल्कुल भी ना करें, और हालांकि एक बुरी लत है, किसी को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ सवाल है डॉक्टर रोहित, खान पान का कैसा असर जो है वो अस्थमा के रोगी पर, क्या उनको ज्यादा तला हुआ नहीं खाना चाहिए, क्या उनको ऐसी चीजें जो कि उनके अस्थमा को बढ़ाए, ऐसा कौन कौन सी उनको नहीं करनी चाहिए खाने में? जैसे हमने सबसे पहले बात की थी, ट्रिगर्स क्या है किसी पेशेंट के लिए हमें नहीं पता, बट पेशेंट को पता है। आप पेशेंट से पूछोगे कि कुछ ये लेने के बाद या इस चीज से ज्यादा दिक्कत बढ़ी, तो हाँ। दूसरा होता है कि कभी कभी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स होता है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स होता है कि पेट, हमने खाना सटक लिया है, पेट में गया, बट वो वापस खाने की नली में वापस ऊपर आता है, तो उससे भी अस्थमा में थोड़ा सूजन ट्रिगर करता है कभी कभी। तो ऐसे कंडीशंस में हम कहते हैं कि कुछ देयर आर सर्टेन डाइट्स, वैसे जैसे तली हुई चीजें अवॉइड करेंगे तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स का रिस्क कम हो जाता है एंड उसका अस्थमा कंट्रोल पेशेंट का इंप्रूव कर सकता है। सो अगेन इट हैज टू बी इंडिविजुअलाइज्ड। हर पेशेंट के लिए आपको एक इंडिविजुअल आपको सोचना होता है क्या चीजें आपको अस्थमा को बिगाड़ रही हैं, क्या आपको ये खाने के बाद से दिक्कत हो रही है, या कभी कभी पेशेंट्स ये हिस्ट्री देते हैं कि खाना खाया फिर वो तुरंत लेट गए, उनके रिफ्लक्स हुआ और फिर उनकी एसिडिटी भी बढ़ गई और सांस पे भी दिक्कत आनी शुरू हुई। तो फिर भी टेल देम कि थोड़ा खाने के बाद तुरंत मत लेटो, खाना खाने के बाद 15 मिनट सैर करके उसके बाद लेटिए, या खाने और सोने के बीच में थोड़ा गैप रखिए। तो ऐसी एडवाइस से भी कई पेशेंट्स का मैनेजमेंट थोड़ा इंप्रूव कर जाता है।
और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, आपने कहा एस्थमा पेशेंट्स को स्मोक नहीं करना चाहिए। मेरा सबमिशन ये है किसी को भी स्मोक नहीं करना बिल्कुल, मैंने वही बात समाप्त करते हुए कही कि ये जीवन एक बहुत अमूल्य तोहफा है भगवान की तरफ से, इसलिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि हम स्वस्थ रहें और जीवन शैली हमारी जितनी बेहतर रहेगी उतना ही स्वस्थ हम रह पाएंगे। और जैसा कि हमारे दोनों डॉक्टर्स ने ये समझाने की कोशिश की कि यदि आप अस्थमा से पीड़ित हैं, दमा रोग से पीड़ित हैं, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक सामान्य और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं जो कुछ उपाय बताए गए हैं उन उपायों के माध्यम से और चिकित्सक की देखरेख में। उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद दमा रोग के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ी होगी और आप स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनील रहेजा इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर रोहित कुमार आपका भी, और आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद हेल्दी इंडिया देखने के लिए। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। Journey of India's 75 years of independence, protection of rights, ensuring equality,